हेलो स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहले सेशन में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेशन में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा उसी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और उसका हम नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं और ये है एटॉमिक मॉडल। क्योंकि जब हम एटम की स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं तो काफ़ी साइंटिस्ट जो है उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अपने अपने थियोरेटिकल पार्ट बताए, बहुत सारे मॉडल्स दिए। उसमें कुछ मेन मॉडल जो है उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम का एक मॉडल दिया है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? थॉमसन। अब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है हमने बेसिक 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर हमारे यहाँ इसका थोड़ा जिक्र हो रहा है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, जे थॉमसन है इनका नाम, ठीक है। इन्होंने 1898 में जो है दैट एन एटम प्रोसेस ए स्पेरिकल शेप, इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो एक स्पेरिकल शेप का होता है। ओके, स्पेरिकल गोलाकार। ओके, द रेडियस अप्रोक्सीमेटली इज 10 to the power minus 10 मीटर। दिस इज 10 to the power minus 10 मीटर की जो रेडियस होती है स्पेरिकल। और देखिए, जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ कि अगर हम यहाँ बनाएंगे, ठीक, एक स्पेयर मान लीजिए, ओके। तो अब इसके बारे में देखा जाए तो इसके सेंटर में हम ले लेते हैं, इसके सेंटर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि 1 सेकेंड, ओके। इसके सेंटर में हम इसका ले लेते हैं न्यूक्लियस। ओके, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में वी नो दैट क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो चीजें होती है। दूसरी बात करें तो ये एक स्पेरिकल शेप हो गया। दूसरी बात, इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस होती है, उसके न्यूक्लियस से लेके उसके सर्कुलर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है रेडियस, इसको कहा जाता है रेडियस। तो इस स्पेरिकल शेप की जो एटम के बारे में बताया है, इसकी रेडियस कितनी होगी? 10 to the power minus 10 मीटर, पहली बात। दूसरी बात, मीटर इन विच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसने ये भी कह दिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इसमें कंटिन्यूसली पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे। ओके ओके, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल। इस मॉडल के और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जस्ट एग्जांपल, एक मॉडल का नाम आया है प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, ये अपने साउथ इंडियन की एक यूँ मान के चलिए एक डिश होती है, एक रेसिपी होती है। वो रेसिपी जस्ट एज लाइक ए अपन कह सकते हैं कि पिज्जा की तरह होती है। ओके, इस शेप में होती है, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में होती है। और उसमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऐसे। ओके, तो इसके अंदर अगर हम ये पार्ट देख लें और जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क करता है। और यहाँ जो हमने यहाँ जो ड्राई फ्रूट है वो किसकी तरह काम करते हैं? नेगेटिव चार्ज की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए इसका कंपैरिजन इसने किसने किया? प्लम पुडिंग एक जो रेसिपी है उससे इसने कंपैरिजन किया। दूसरी बात आता है, इसको राइजिंग पुडिंग भी कहा जाता है। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें एक ही चीज है। और इसका दूसरा जो नाम है वो है वाटरमेलन। देखिए, वाटरमेलन के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे ही वाटरमेलन को जैसे मान के चलिए ये है, इसको हम जैसे यहाँ से कट करेंगे तो कट करने के बाद जो शेप बनेगी
उस शेप में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे आपको बीज दिखाई देते हैं यहाँ, ठीक है, इनके सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, ये देखिएगा। तो ये जो सीड्स हैं वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के तरह। और दूसरी बात, जो इसका रेड वाला पार्ट है ना, इसके अंदर रेड वाला पार्ट होता है, सारा रेड पार्ट होता है, ये वाला, ये सारा, ये जितना भी पार्ट बचता है रेड पार्ट, ये पार्ट किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये पार्ट कर रहा है पॉजिटिव। तो दो चीजें आ गई यहाँ पर, एक आ गई नेगेटिव और दूसरा आ गया पॉजिटिव। तो इसीलिए थॉमसन ने जो मॉडल दिया है वो एक स्पेरिकल शेप के बारे में बताया है, और इसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली बताई है 10⁻⁻10 मीटर। और इसके अंदर कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लास्ट थिंग इज दैट कि इसकी कंपैरिजन जो है वो एक प्लम पुडिंग से की गई है ना, इसको राइजिंग पुडिंग भी कहा जाता है, और इसका कंपैरिजन जो है वाटरमेलन से भी किया गया था। ये कंप्लीटली आज था थॉमसन मॉडल के। अब इसका डायग्राम देखा जाए तो यहाँ देखिए, इस डायग्राम देख सकते हैं कि ये रहा पॉजिटिव स्पेयर, ठीक है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव स्पेयर के बारे में बात कर रहा है। तो ये पॉजिटिव स्पेयर हो गया, पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव स्पेयर हो गया। ये स्पेरिकल पार्ट जो है ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, कंप्लीटली पॉजिटिव है। और इसके अंदर ये जो आपको चीजें दिख रही है, देखो ये वाली, ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो ये हुआ कि शायद ये प्रोटॉन की बात कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ प्रोटॉन क्लियर नहीं है, ओके, बट अपन ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव की बात कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात कर रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो दो चीजें बताई यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव चार्ज की बात की और एक नेगेटिव चार्ज की बात की। दो बातें किसमें आई निकलकर, एक थॉमसन मॉडल में आई है। अब सर थॉमसन मॉडल को कैसे याद रखेंगे, पहली थिंग आपको याद रखनी है कि ये स्पेरिकल मॉडल है। स्पेरिकल शेप का जो होता है, एटम का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, इसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और थर्ड थिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म। और लास्ट थिंग आपको याद रखनी है, इसका कंपैरिजन जो कि किससे किया गया, एक प्लम पुडिंग से किया गया, सेकंड राइजिंग पुडिंग से, और लास्ट इज वाटरमेलन से। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है एटम को लेकर, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो यहाँ देखिएगा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये रदरफोर्ड का मॉडल भी है ना, देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड मॉडल। ओके, यहाँ पर रदरफोर्ड का कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा, यहाँ जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स, इस बॉक्स में क्या होता है, इस बॉक्स से अल्फा कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अल्फा कण पार्टिकल। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, अल्फा पार्टिकल। इस मशीन से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। इस अल्फा को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले। अल्फा पार्टिकल क्या है सर, अल्फा पार्टिकल है द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो इस मशीन से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बीच में क्या लगाया गया है, यहाँ लेड प्लेट लगाई गई है। कैसी प्लेट लगाई गई, लेड की प्लेट लगाई गई है, ताकि अल्फा जो पार्टिकल है वो सिर्फ इस छोटे से छेद से होकर ही जाए, बाकी अन्य पार्ट से होकर नहीं जाए। छोटे से पार्ट से भेजने का मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी बीम चाहिए हमें, इसकी हल्की सी एक रेत चाहिए, छोटी सी क्या चाहिए हमने को, रेत चाहिए। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एक लेड प्लेट लगा दी और इसमें छोटा सा छेद कर दिया। तीसरी चीज अपने को यहाँ डायग्राम अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो ये क्या है, ये चारों ओर एक पर्दा लगाया गया है, ये पूरा पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे की क्या विशेषता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके। और ये जो बीच में आपको ये जो दिख रही है, ये देखिए येलो कलर की एक प्लेट दिखाई रही है, ये प्लेट, ओके। ये प्लेट क्या है, ये गोल्ड फॉइल है। क्या है ये, गोल्ड फॉइल है, सोने की पतली पन्नी है, इसको कहा जाता है गोल्ड
फॉइल कहा जाता है, बहुत पतली होती है। अब ये जो चारों ओर पर्दा लगाया गया है, ये जो पर्दा है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, इसको नाम पड़ा जाता है फोटोग्राफिक प्लेट। इसको फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग की जाती है जिंक सल्फाइड की। इसकी कोटिंग की गई है जिंक सल्फाइड की, ताकि जैसे ये पार्टिकल टकराए तो वहां क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव की तरह। अपन जैसे पिक्चर लेते हैं तो एक नेगेटिव बनता है, आपको बताओ तो उसमें है ना, फोटो वाइट टाइप दिखाई देती है, वो नेगेटिव की तरह, एक्सरे समझ लीजिए, एक्सरे की तरह के निशान बन जाएंगे, यहाँ निशान बन जाएंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई ताकि पता चले कितने पार्टिकल आए जो इस फॉइल में से होके पार गए, या इधर उधर कितने पार्टिकल टकराए। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब का। अब ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, यहां से अल्फा कणों की बमबारी की गई, किसके कणों की, अल्फा कणों की बमबारी की गई। तो ये देखिए अल्फा कण जा रहे हैं, और ये अल्फा कण किससे टकराते हैं, इस प्लेट से जाके टकराते हैं। किससे टकराते हैं, इस फॉइल से जाके टकराते हैं। ये फॉइल किसकी है, गोल्ड की। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल को पार करके अच्छे से निकल गए, कंप्लीट पार कर दिया, इस गोल्ड फॉइल को क्या कर दिया, पार कर दिया। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए अल्फा पार्टिकल, एक बार फिर वर्ड आया अल्फा पार्टिकल, जानते हो, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड थिंग हमने क्या देखी कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो थे, बहुत कम, was deflected by the small angle। कुछ अल्फा कण जो थे वो किसी एंगल पर मुड़ गए, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। कैसे, जैसे मान के चलिए ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण हल्का सा, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। ये अल्फा कण है, देखिए ये भी हल्का सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम मात्रा में ना, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाई ए स्मॉल एंगल, एक छोटे से एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग इज ए वेरी फ्यू, बहुत कम, कितने मैं आपको बता देता हूं, इन अल्फा पार्टिकल, ए वेरी फ्यू पार्टिकल, इट मींस 1 in 2,000, है ना, ओके, 20,000, 1 in 20,000, इट मींस 20,000 में से ओनली 1 पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हुआ, bounced back that is were deflected by the nearly 180 degree। बड़ी कमाल की बात है, इनमें से ओनली 1 पार्टिकल, वेरी फ्यू, इट मींस अगर 20,000 पार्टिकल हमने इसके ऊपर बमबारी के लिए यूज किए हैं, तो 20,000 में से ओनली 1 पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर एंगल पर टकरा के वापस आ गया। कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल, ये जो पार्टिकल है वो जैसे ही जाके यहाँ टकराता है इसे फॉइल से, तो वो पार्टिकल वापस उसी रास्ते पे आ जाता है। और वो कौन सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है तकरीबन, मान के चलिए कि अगर हमने 20,000 पार्टिकल इस पर बम्बार्डिंग की, 20,000 पार्टिकल की बमबारी की, तो इसमें से ओनली वो पार्टिकल कितना है, 1 पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री पर बाउंस्ड बैक हो जाता है, यानी टकरा कर वापस आ जाता है। ये क्या थे, ये ऑब्जर्वेशन थे। कैसे याद रखेंगे, वेरी इजी। पहली बात, बहुत से अल्फा कण ऐसे थे, अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, पहली बात। दूसरी बात, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल, कुछ ही अल्फा कण थे जो किसी एंगल पर मुड़ गए। And last thing is a very few alpha particle. It means 1 in 20,000 bounced back, that is a very deflected or were deflected by the nearly 180 degree. 180 degree. This is most important. So that's our observation in Rutherford Euclid model. Rutherford Euclid model के ये observation है और ये हमारे सामने क्या है, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। अब नेक्स्ट लेते हैं कि जब हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखते हैं कि एटम कैसा होना चाहिए।
तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा यहाँ एक डायग्राम से और समझते हैं अच्छे से। मान के चलिए कि गोल्ड फॉइल का ये कोई एक जो है ना, ये क्या है, इसका एक एटम है, ठीक है, ये पूरा एटम है, ये कंप्लीट एटम है, ये कंप्लीट एटम हो गया, ये कंप्लीट एटम है। और इसमें ये है आपके इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए अब मैं उस पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो यहां से आए हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ पार्टिकल देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, देखिए ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया, सही बात है। दूसरा देखिए कि ये पार्टिकल भी क्या हो गया, स्ट्रेट निकल गया। यहाँ देखिएगा ये पार्टिकल भी स्ट्रेट निकल गया और ये पार्टिकल भी बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया। तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास्ड थ्रू ए स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल जो हैं वो किसी एंगल पर मुड़ गए, देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा है, ओके, और ये देखिएगा ये कुछ ज्यादा ही मुड़ा हुआ है, ये देखिएगा। बट 20,000 में से ओनली वन पार्टिकल जो है वो इस से 180 डिग्री पे टकरा कर वापस आ गया, अल्फा पार्टिकल। तो ये हमने एक एटम की बात की थी, किसके बारे में बात की थी, वन एटम के बारे में बात की थी। अगर एक ही यहाँ पर एटम होता तो हमें ऐसा नजारा देखने को मिलता। तो ये चीजें देखकर हम क्या कह सकते हैं कि एटम क्या होता है। तो मुझे लग रहा है, देखिएगा, most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle passed through the foil undeflected। हमने क्या कहा था पहली बात कि most of the particles जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पार्ट, most of the space in the atom is empty। मैक्सिमम पार्ट जो होता है एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहां से अल्फा कण क्या हो गई, बिल्कुल सीधे पास हो गए बिना किसी रुकावट के, बिना डिफ्लेक्ट हुए। सेकेंड थिंग्स, ए फ्यू पॉजिटिव चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। बहुत कम पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, क्यों, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी concentrated to the in a very small volume that repelled and deflect the positive charged alpha particle। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जरूर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। अभी इसका नाम हम नहीं लेंगे, है ना, इसका नाम अभी हम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी क्या है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो आपस में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे तो दूर जाएंगे। तो दूर जाने का रीजन क्या था, ऐसे रदरफोर्ड कह रहे हैं कि हो सकता है इसके अंदर क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, टर्न हो गए, इससे रिफ्लेक्ट हो गए। ओके, दूसरा, तीसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको क्या ध्यान रखनी है, द कैलकुलेशन बाय द रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज ए कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अगर एटम का टोटल वॉल्यूम देखें तो एटम का पूरा टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। देखो ये इतना है एटम का पूरा वॉल्यूम, इतना, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम एक इसके छोटे से पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। अगर इस छोटे से पार्ट की बात करें तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इस पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसके न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो स्पेस है वो क्या है, वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। ये बात कहती है। अब तीनों चीजों को हम कैसे याद रखेंगे, एक बार वापस सुनो कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी होती है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल
इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने मॉडल दिया उसमें आपको पहली बात ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल and deflect. Second thing, a few positive charge alpha particle were deflect because the positive charge has to be the concentrate in the very small volume that repelled and deflect the positive charge. वो छोटे से वॉल्यूम में यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल मुड़ गए. और लास्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने इस चीज का नाम न्यूक्लियस दिया है और न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही कम वॉल्यूम है अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसके जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम. यानी बहुत छोटे सी जगह पर ये नेग्लिजिबल बहुत ही छोटी सी जगह पर ये क्या होता है, मौजूद होता है. तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी. बढ़ते हैं आगे. अब देखिएगा, रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. अब ये सारी चीजें होने के बाद में रदरफोर्ड को दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में मैंने क्या खोज की, मैंने एटम के बारे में क्या पता लगाया. तो वो क्या कहेगा, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो पहला पॉइंट है द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम was densely concentrated in an extremely small region. एटम के अंदर ये बहुत ही छोटे रीजन के अंदर होता है. क्या क्या, एक तो इसका मास और इसका पॉजिटिव चार्ज. दो चीजें, एटम का मास और इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से वॉल्यूम के अंदर होता है. This very small portion of atom was called the nucleus by Rutherford. और इस छोटे से भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया. ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसको क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस with a very high speed in the circular path called orbit. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये एटम वापस बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा. मान के चलिए कि ये मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया, तो अगर मैं इस एटम में देखूंगा तो यहाँ मेरे बीच वाला भाग जो इसका नाम क्या दिया रदरफोर्ड साहब ने, इसका नाम दिया है न्यूक्लियस. इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस दिया है. एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. अब अगर मान के चलो यहाँ पर एक इस प्रकार का पैथ है, ठीक है, और इसमें है इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे. ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड में. तो इस चीज को इन्होंने क्या नाम दिया, इस चीज को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट. क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया. तो ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, ये भी एक ऑर्बिट हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा. तो ठीक है. Thus, Rutherford's model of an atom resemble that the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that are revolving planet. Okay, इन्होंने इसका कंपैरिजन किससे किया, इसका कंपैरिजन किया सोलर सिस्टम से. सोलर सिस्टम से क्यों किया, क्योंकि जिस प्रकार सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में कौन होता है, सन. सेंटर में सन होता है, तो सन की तरह यहाँ काम करता है न्यूक्लियस. सन की तरह कौन काम करता है, न्यूक्लियस काम करता है. और दूसरी बात की जाए तो बहुत सारे प्लेनेट हैं. ठीक है, जैसे यहाँ विनस हो गया, उसके बाद ओके ये मरकरी हो गया, ये वेनस हो गया, उसके बाद ये अर्थ हो गया, है ना. तो ऐसे ये जो इसके सराउंडिंग जो राउंड लगाते हैं वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं. ठीक है, तो इसका कंपैरिजन इसने किससे किया, आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, सोलर सिस्टम्स. ओके, सेकेंड थिंग, लास्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इलेक्ट्रॉन अपने इस चार्ज के बाहर क्यों नहीं जा पाते, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, इसका छोटा सा रीजन ये है कि यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है. और वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, वो अट्रैक्शन फोर्स है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रीजन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से या इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाते हैं। इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे होते हैं? न्यूक्लियस की तरफ खींचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते हैं। अब इनको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक बहुत छोटे से रीजन के अंदर होता है और इसी रीजन को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया। दूसरी बात, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी इसके चारों ओर ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसका कंपैरिजन किससे किया? सोलर सिस्टम से। तो आपको पहली बात, पॉजिटिव चार्ज स्मॉल रीजन में, उसका नाम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, कंपैरिजन किससे किया? सोलर सिस्टम से। और लास्ट है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसकी तरफ खींचे हुए होते हैं। किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, चलिए अब लास्ट थिंग आती है कि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई। रदरफोर्ड मॉडल भी एक तरीके से एटम को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। क्या कमियां रह गई? देखिए, फर्स्ट इज दिस मॉडल कुड नॉट बी एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार मोशन करेगा इसके बारे में नहीं बता पाए। तो फर्स्ट जो है ड्रॉबैक्स क्या था इसका रदरफोर्ड का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड थिंग इज ए चार्ज पार्टिकल वुड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन एंड द इवेंचुअली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप जैसे मान के चलिए कि मैं ये एक एटम बनाया मैंने, ओके, अब इस एटम में क्या होगा कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया जो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इससे क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी इसकी एनर्जी में क्या होगी? कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या करेगा? ऐसे घूमता आएगा और एनर्जी कम होने की वजह से धीरे धीरे किस में करेगा? दिस इज फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसका रीजन जो है वो रदरफोर्ड समझाने में असफल रहे। इसका रीजन क्या है वो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो ये दो चीजें आपको ड्रॉबैक्स में ध्यान रखनी है। पहला, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और सेकेंड थिंग, एज ए चार्ज पार्टिकल वुड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन एंड इवेंचुअली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये बात भी नहीं बता पाए। तो आज की क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़े हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।